ही आगे दिखे यार। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काव्य के अंतर्गत संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश तक हमने इस आंसू कविता के 43वें पद तक का अध्ययन कर लिया है। इससे आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें छायावादी कवि प्रसाद की लंबी कविता आंसू के पद। यहाँ 44वें पद से पूर्व मैं आपको इससे पूर्व पद का थोड़ा सारांश बता देता हूँ, जिससे जो भाव है उसका तारतम्य बना रहे। इस पूर्व पद में कवि प्रसाद लिखते हैं कि एक प्रेमी हृदय, एक ब्रही हृदय अपनी प्रेयसी के कोमल कपोलों, उस पर मुस्कान की सीधी और सरल जो रेखा तथा उसके अंदर छिपे हुए कुटिलता का वर्णन करते हुए ये कह रहे थे कि हे प्रेयसी, तुम्हारे जो कपोलों पर जो मुस्कान की जो सीधी सादी जो रेखा खिंच जाती है वो उसको दो पाली में बांट देती है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे जो कुटिलता छिपी हुई है उस कुटिलता को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने तुम्हारी भौहों में बल देखा है, अन्यथा वो इस कुटिलता को नहीं पहचान सकता। उससे आगे के पद में प्रसाद लिखते हैं, आप देखें क्या लिखा है अगले वाला पद में। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है हंस ना सुख यह, फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। आप देखिए क्या रूपक बांधा है यहाँ प्रसाद ने। क्या लिखते हैं इसमें। विद्रुम कहते हैं मूंगा को। मूंगा एक रत्न होता है जो लाल रंग का होता है। सीपी आप सभी जानते हैं एक शंख का एक प्रकार है। ऐसा कहते हैं कि जो मोती है वो सीपी में ही पलते हैं। और संपुट कहते हैं, आप कह लीजिए कि जैसे दो पलड़े एक हो जाएं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में डिबिया कहते हैं, ऐसे कि दो जो हिस्से हैं, दो जो ढक्कन हैं वो एक दूसरे से मिला दें और जब वो बनता है उसको हम संपुट कहते हैं, सीपी संपुट। अब आप देखिए यहाँ कवि की कल्पना देखें। एक ब्रही हृदय कहता है। यहाँ अब जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में जो ब्रही हृदय है या प्रेमी हृदय है वो अपनी प्रेयसी के पहले कोमल गालों का, उसकी मुस्कान का, उसकी कुटिलता का और उसके भौहों के बल का वर्णन किया। लेकिन इस पद में आप देखें यहाँ पर उन प्रेयसी के होठों का, उसमें दिखाई देते हुए मोती जैसे दांतों का, और ऊपर मुंह के ऊपर जो नाक है उसकी सौंदर्य का यहाँ वर्णन करता है। तो आप देखें विद्रुम सीपी संपुट में जिस तरह से सीपी के संपुट में मूंगा पलता है या मूंगा रहता है, यहां एक ब्रही हृदय कहता है अपनी प्रेयसी के होठों से जब वो हंसती है, मुस्कान बिखेरती है, तो उस समय जब उसके मोती जैसे जब दांत दिखते हैं और जो उसके होठ हैं, आप कभी की कल्पना देखें, उसके होठ हैं, उसको क्या कहा है, विद्रुम सीपी संपुट। सीपी संपुट कहा है, यानी दोनों होठों को आप मिला दीजिए, सीपी का आकार ले लेते हैं दोनों होठ, और इसके अंदर जो दांत हैं उन दांतों को यहाँ मोती कहा है। यहाँ एक ब्रही हृदय कहता है कि ये प्रेयसी, तुम्हारे सीपी संपुट में मूंगे होने चाहिए। यानी सीपी में क्या होना चाहिए, मूंगा। मूंगा लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ दांत जो हैं वो सफेद रंग के हैं। तो आगे लिखते हैं मोती के दाने कैसे, कि हे प्रेयसी, कभी लिखता है कि सीपी के संपुट में जहां मूंगा होने चाहिए, या मूंगा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेयसी के मुस्कुराते समय दांत दिखाई दे रहे हैं, सफेद दांत दिख रहे हैं जो मोती जैसे हैं। इसलिए यहाँ पर कवि लिखता है मोती के दाने कैसे। यहाँ मोती के दाने कैसे हैं अर्थात क्यों हैं, क्योंकि सीपी के अंदर तो मूंगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ मूंगा नहीं है, क्योंकि मूंगा लाल रंग के होते हैं और यहाँ सफेद सफेद मोती जैसे दाने दिखाई दे रहे हैं, अर्थात दांत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि कहता है, कवि लिखता है यहाँ पर कि ब्रही जो प्रेमी है वो कहता है कि इस सीपी रूपी जो संपुट में मूंगे होने चाहिए, वहां मूंगों की जगह पे यहाँ मोती के दाने क्यों हैं।
ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर आगे लिखते हैं है हंस ना। अब देखिए यहां हंस एक पक्षी होता है, हंस मूंगा चुगता है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। हंस क्या है? मूंगा चुनता है। अब यहां हंस नहीं है, यहां क्या है? सुक ये है, सुक कहते हैं तोते को, यहां तोता है। सुक यह है, फिर क्यों चुगने की मुद्रा कैसे? कवि लिखते हैं कि पहले तो सीपी में मूंगा नहीं है, क्योंकि यहां मोती है। और जब मूंगा नहीं है तो यहां हंस भी नहीं है, क्योंकि हंस मूंगा चुगता है। अब यहां पर जो मोती के जो दाने दिखाई दे रहे हैं उसके लिए चुगने को कौन है? सुक ये है, यहां सुक है। यहां सुक किसको कहा है? नासिका को। आपने देखा होगा सुंदर नाक को तोते से तुलना की जाती है, कहते हैं सुआ जैसी नाक है उसकी, यानी नाक की सुंदरता का वर्णन, नाक की सुंदरता की जो उपमा है वो तोते से दी जाती है। इसलिए नाक, आप देखिए दोनों होठ सीपी हो गए, उसके अंदर जो सफेद सफेद दांत हैं वो मोती हो गए, और मुंह के ऊपर जो नाक है वो क्या हो गया? तोता। तोते जैसी नाक है प्रेयसी की, इसलिए कहते हैं सुख यह है, यहां तोता है, फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे? लेकिन फिर इसकी इन मोतियों को चुगने की मुद्रा ऐसे क्यों बनी हुई है? यानी जो तोता है वो इन मोतियों को चुगने की मुद्रा में है, या प्रश्न खड़ा किया है। कुछ निश्चित नहीं है कि वो चुगना चाहता है, चुगने की मुद्रा में तो है। इस तरह का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो आप देखें यहाँ पर पूरे के पद में एक ऐसा रूपक कवि ने बांधा है। तो पूरे पद में जब हम विशेष का संधारण करेंगे या साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे तो आप ये तो लिखे हैं कि इस पद में रूपक अलंकार है, लेकिन आप देखें जब हमने भाव पढ़ा कि सीपी का संपुट है, होने चाहिए उसमें मूंगे, लेकिन मूंगा है नहीं, वहां पर मूंगों की जगह पे क्या है? मोती के दाने हैं। अब जबकि मूंगा होता तो उसको चुगने के लिए हंस होता, लेकिन यहाँ पर हंस नहीं है, यहाँ पर तो तोता है, और ये तोता भी इन मोतियों को चुगने की मुद्रा में ऐसे बैठा है, चुग नहीं रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर एक लगातार संदेह बना रहता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप संदेह अलंकार भी लिख सकते हैं। तो रूपक और संदेह अलंकार इस पद में आप विशेष में लिख दें। और यदि भाषा की बात है, विद्रोम है, संपुट है, हंस है, सुख है, मुद्रा है, तत्सम प्रधान युक्त जो भाषा है उसका आप यहाँ पर चित्रण कर दें। इससे आगे का पद देखें आप, इससे आगे के पद में कवि क्या वर्णन करते हैं? विकसित सरसिज वन वैभव मधु ऊषा के अंचल में उपहास करावे अपना, जो हंसी देख ले पल में। आप देखिए क्या उपमा है कवि की यहाँ पर। विकसित सरसिज वन वैभव, सरसिज कहते हैं कमल को, कमल का पूरा वन है और वन में कमल के फूल खिले हुए हैं। वैभव कहते हैं सौंदर्य, उसका सौंदर्य देखने लायक है अपने आप में। आप बताओ एक ही कमल का फूल कितना सुंदर लगता है, और जहां पूरे कमल का वन हो तो उस वन का वैभव तो बड़ा ही अनोखा होगा। इसलिए कवि ने लिखा है यहाँ विकसित सरसिज वन वैभव। जो कमलों के वन का जो वैभव था वो विकसित था। कब? मधु ऊषा के अंचल में। मधु ऊषा कहते हैं प्रातःकालीन समय को। प्रातःकालीन जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं तो कमल के फूल खिल उठते हैं। तो मधु बसंत ऋतु की प्रातः काल में, अंचल यानी आंचल, वसंत ऋतु के प्रातः के समय, प्रातः काल के आंचल में जो कमल के फूलों, कमल के वन का जो वैभव है वो विकसित हो रहा है। यानी कमल के फूल खिले हुए हैं, और कमल के फूल के पूरा कमल का जो वन है वो विकसित अवस्था में है, उसका वैभव देखने लायक है, अनोखा है। ये यहां कवि कहना चाहते हैं। विकसित सरसिज वन वैभव मद ऊषा के अंचल में, बसंत ऋतु की प्रातः काल की आंचल में कमल वन का वैभव विकसित है। अब ये तो अनोखा है ही, बसंत ऋतु हो और वहां पूरा वन कमल का हो और वो भी अपने वैभव पर हो, विकास पर हो, तो उसका तो कहना ही क्या, बड़ा
जो सौंदर्य है उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी उस कमल बन के वैभव से भी ज्यादा सुंदर लगती है। इसलिए वो कहता है उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। उपहास कराना, कौन? जो हंसी देख ले पल में, किसकी? प्रेयसी की। यहां एक ब्रही हृदय कहता है कि ये प्रातः बसंत ऋतु के प्रातः काल में ये जो वन का वैभव है जो अब चरम पर है, ये तो अनोखा है ही, लेकिन यदि ये वन का वैभव भी मेरी प्रेयसी की हंसी एक पल देख ले, एक पल मतलब तनिक, एक क्षण देख ले, एक पल देख ले, आप देख ले समय की इकाई छोटी इकाई है, एक पल यदि मेरे प्रेयसी की हंसी देख ले तो ये पूरा का पूरा जो कमल के बनों का वैभव है ये अपना उपहास ही कराएगा, यानी अपना मजाक ही बनाएगा। कहने का भाव यह है कि मेरी जो प्रेयसी की जो हंसी है वो हंसी इस कमल बन के वैभव से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। क्या वर्णन है कवि का। यहां पर आप देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी से सुंदर इस संसार में और कुछ उसे लगता ही नहीं है। उसकी हंसी हो, उसकी बोली हो, उसको देखने का, उसका बोलने का, उसके पहनाव, हर नजरिए से एक प्रेमी हृदय के लिए उसकी प्रेयसी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज सुंदर हो ही नहीं सकती। यहाँ इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पूरे के पूरे कमल के वन का जो वैभव है, और वो भी बसंत ऋतु के आंचल में सुबह सुबह प्रातः काल के समय में, कितना सुंदर लगता होगा आप कल्पना कीजिए। लेकिन कभी यहाँ एक ब्रही हृदय यह लिखता है कि यदि ये तो सुंदर है ही, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन यदि ये वन का वैभव, कमल के बनों का वैभव, यदि मेरी प्रेयसी की हंसी एक पल भी देख ले तो ये भी अपना उपहास कराएगा, अपना मजाक बना उठेगा। अर्थात वन का जो वैभव है, कमल के वन का वैभव है, वो मेरी प्रेयसी की हंसी के सामने कैसा है? तुच्छ है, नगण्य है, फीका है। इस पूरे कमल के वन के वैभव से ज्यादा जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो मेरी प्रेयसी की हंसी में है, वो मेरे प्रेयसी की मुस्कान में है। कवि यहाँ पर इस बात का वर्णन करता है। अब आप जो है आए विशेष या जो है साहित्यिक सौंदर्य के जब निर्धारण करें तो आप लिखें कि यहाँ पर देखिए, विकसित सरसिज वन वैभव, यानी कमल के वन का जो वैभव है उस वैभव को भी फीका बताया है अपनी प्रेयसी के हंसी के सामने। तो जहां हम उपमा और उपमान दो चीजें होती हैं, जहां हम हंसी को फूलों से तुलना करते हैं कि उसकी हंसी कैसी थी, फूल जैसी, लेकिन यहाँ जो उपमान, जो कमल के फूल हैं उनको तुच्छ बता दिया है, उनको फीका बता दिया है जो नायिका है उसके मुस्कान के सामने, उसकी हंसी के सामने। तो जहां इस तरह का वर्णन होता है, जहां उपमान को अयोग्य सिद्ध कर दिया जाए, कमतर आंका जाए या तुच्छ बताया जाए उपमेय के सामने, तो वहां पर एक साहित्य में अलंकार होता है जिसे हम व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ विकसित वन वैभव, सरसिज वन वैभव, मद उषा के अंचल में उपहास करा, भाई यहाँ जो है वन का वैभव भी अपना उपहास कराएगा, मजाक बनाएगा मेरी प्रेयसी की हंसी को यदि देख ले तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब आप देखिए, उपहास होना, मजाक बनना, ये सारे के सारे जो काम हैं ये मानवीकृत हैं। या हम किसी का मजाक बनाएं, हम किसी का उपहास करें, किसी को तुच्छ समझें, लेकिन यहाँ पर जो वन है उसका उपहास दिखाया है। इसलिए उपहास करावे अपना में मानवीकरण अलंकार भी होगा। रूपक तो बनता ही है, किस तरह से एक प्रेयसी की हंसी को
वन के वैभव का रूपक बांध करके यहाँ समझाया है, इसलिए इसमें आप रूपक अलंकार भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक उपादानों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, प्रकृति का चित्रण है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। भाषा की बात आए तो यहाँ पर आप देखें, सरसिज है, वन है, वैभव है, मधु है, ऊषा है, अंचल है, व्यास है, हंसी है, सारे के सारे तत्सम शब्दावली से युक्त जो शब्द लिए गए हैं, इसलिए भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त इसमें लिखते हैं। तो ये आज आपके 2 पद हो गए, 44 और 45। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इन दोनों पदों का भाव समझ पाए होंगे। यदि फिर भी मैं बार बार आपसे ये आग्रह करता हूँ कि फिर भी किसी शब्दार्थ में, भावार्थ में या विशेष या साहित्यिक सौंदर्य के निर्धारण में कहीं आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स डाला करें, और कमेंट्स डाल करके आप अपनी जिज्ञासा शांत किया करें। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।